पुलिस इनकाउंटर के सिलसिले के बावजूद यूपी में जुर्म का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस से बेखौफ जराइम पेशा अनासिर दिन दहाड़े लूट और कत्ल की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताज़ा मामला मेरठ का है, जहां 24 घंटे के अंदर बदमाशों ने लूट और कत्ल की 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर पुलिस इंतजामिया के दावों की पोल खोल दी। कल दिन में जगरती विहार इलाके में सराफा कारोबारी की दुकान में लूट के बाद बदमाशों ने कारोबारी के बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस मामले में मेरठ पुलिस अभी कुछ कार्रवाई कर पाती कि आज दिन निकलते ही बदमाशों ने दोराला थाना इलाके में एक जिम ट्रेनर और ठेकेदार का गोली मारकर कत्ल कर दिया। लूट और कत्ल की इन वारदातों से शहर के लोग और बिलखुसूस कारोबारी तबका दहशत में है और पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं पुलिस के आला अफसरान के पास रटे रटाए जवाब के अलावा और भी कुछ कहने को नहीं है। 11:30-12 बजे जो है 4 बदमाश आए, तमंचा लहराते हुए इनकी दुकान में घुस गए। इनके फादर से हाथापाई करी, उन्होंने फिर भी सामान निकाल के दे रहे थे सारा। उसके बावजूद उनके बेटे बराबर में से आए अमन जी, और उन्होंने धक्का मुक्की हुई, उनको गोली मारी, सरदा मार दिया और उनको जो है एट द स्पॉट ही हालत बिगड़ गई थी उनकी। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है, क्योंकि बहुत गलत किया है। व्यापारी जागरूक हो गया है और वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक जागृति विहार बंद है, कल से जो है शास्त्रीनगर बंद कर दिया जाएगा। सुबह मेरे पास सुबह जो 7 से थोड़ा पहले फ़ोन आया मेरे पापा का कि मेरे भाई को गांव में गोली मार दी है। मैं मेरठ में रहता हूं और बस इतनी बात हुई, मैं तुरंत जो है गांव की तरफ भागा और जो है वहां पे मौके पर पहुंचा तो मुझे पता लगा वहां पे ब्लड पड़ा हुआ था कि उनको जो है मोर्चरी ले जा रहे हैं। थाना क्षेत्र दोराला के ग्राम सकौती के रहने वाले परविंदर नामक 40 वर्षीय युवक की आज सुबह हत्या हो गई थी फायरिंग करके। इसके संदर्भ में गहन पूछताछ छानबीन की गई तो ये पैसे के लेन देन का मामला प्रथम दृष्टया निकल के आया। इसके संबंध में 2 लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। इस संदर्भ में समस्त कार्रवाई विधिसम्मत तरीके से नियमानुसार की जा रही है। कानपुर के गोविंदनगर में एक खातून ने मनीष पांडे नामी एक बीजेपी लीडर की चप्पलों से पिटाई कर दी। दरअसल बीजेपी लीडर मुतल्लिका खातून को 1 महीने से परेशान कर रहा था। इस वाकये के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बीजेपी लीडर को लेकर थाने गई। किसी ने वीडियो बनाकर इस वाकये को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शाहजहांपुर में इलाज न मिलने की वजह से कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर घंटों मरीज को दौड़ाते रहे। डॉक्टर की जानिब से ऑक्सीजन न दिए जाने की वजह से मरीज की मौत हो गई। वहीं अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात की तरदीद की है। जी को आप कल अस्पताल ले गए, फिर क्या हुआ? सर, सबसे पहले मैं कल दोपहर में लेके गया तो बताया गया आप पहले वहां से रेफर करा के आइए L1 से, नवोदय विद्यालय से। वहाँ गया, वहाँ 2 घंटे लग गए रेफर करने में। वहाँ से आया फिर यहाँ 3 घंटे लग गए। बार बार मैं ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, इससे कह रहा, उससे कह रहा, कोई नई बिल्डिंग वाला नहीं। नई बिल्डिंग में? जी, नई बिल्डिंग में। और सर जैसे ही ऊपर गए, फोन किया मैंने अपने पिताजी को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी, 2 रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पहली बार फोन किया तो उनसे पूछा, पापा हाँ मिल गया बेड? उन्होंने कहा नहीं। जिस मरीज की आप बात कर रहे हैं, वो जब आया था तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। उसका जो सैचुरेशन था ऑक्सीजन का वो बहुत फॉल हो चुका था, बहुत लो था और उसकी पल्स भी नहीं मिल रही थी। पूरी टीम लगी हुई थी हमारी। तो जब ये हुआ कि उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है और उसको हाइड्रो ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग ICU शिफ्ट कर रहे थे, जहाँ पे परिजनों ने उसे देख लिया और वो उसको जबरदस्ती ले गए। कानपुर में लगातार कोरोना से अमवात हो रही है। गुज़िश्ता दिनों मारूफ वकील प्रदीप कुमार शुक्ला की मौत कोरोना से हुई। ताम वकला बरादरी का इल्जाम है कि महकमे सेहत की मुबैना लापरवाही की वजह से इनकी मौत हुई। प्रदीप कुमार शुक्ला की मौत के बाद नाराज वकला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एहतजाज किया। लायर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी को कोरोना हो गया था। उनको बड़ी मशक्कत के बाद काशीराम में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उस समय उनकी L2 की स्टेज थी। उसके बाद 2 दिन बाद उनकी हालत बिगड़ गई। मैंने विशेषतया प्रयत्न किया, मेरे पास कम से कम रिकॉर्ड है कि 500 से ज़्यादा फ़ोन किए मैंने। न DM ने फ़ोन उठाया, न ADM ने फ़ोन उठाया, न CMO ने फ़ोन उठाया, न प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने फ़ोन उठाया, न
वाइस प्रिंसिपल ऋचा गिरी ने फ़ोन उठाया, मतलब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रदीप शुक्ला की मौत की कोई योजना बन रही हो, वजह कोई रही हो। बाद में पता चला प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे, जिसकी वजह से किसी को फ़ोन उठाने की छुट्टी नहीं थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पता चला कि वो यहाँ पे कोरोना कंट्रोल के लिए भेजे गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वो कोरोना कंट्रोल करने आए थे कि और हम लोगों को एक काम दे गए। अधिवक्ता की मौत हो गई उनके आने की वजह से। उसके बाद दूसरे दिन सीएमओ का फ़ोन आया, सीएमओ ने सब प्रयत्न किए, तो सीएमएस वाला कहता है कि पहले वहाँ बेड की कंफर्मेशन दिलाओ। बेड वाला बोला हम ऐसे कैसे बता दें, हमने सब मैनेज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप सहमति दो, ने हमारी ही सहमति पे मरीज को भेजा। वहाँ पे आए, बहुत हालत ख़राब थी, वेंटिलेटर पे चले गए। वेंटिलेटर पे जाने के बाद दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हमारी लायर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री, हम लोग के बड़े भाई रहे श्री प्रदीप शुक्ला जी, उनका सुचारू रूप से इलाज नहीं हुआ कोरोना की वजह से। काशीराम में उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने उनको रिफर भी कर दिया, उसके बावजूद भी हाईलाइट में उनको लिया नहीं गया। 26 घंटे बाद आज हम लोगों ने उनके न रहने पे न्याय कार्ड से बार लायर्स एसोसिएशन गिरत है और डीएम साहब को ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि ये अधिवक्ता के साथ हो रहा, आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, इसमें हमारा अधिवक्ता समाज बहुत आक्रोशित है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की हिमायत में आज अलीगढ़ में एहतजाज किया गया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला सदर धर्मेंद्र पाल सिंह की क़यादत में शिवसेना के लीडर संजय राउत का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जिस तरह संजय राउत ने मुल्क की बेटी की हतक इज्जत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पार्टी कारकुनान ने संजय राउत का पुतला का मुंह काला करते हुए इसमें आग लगाई और मरकजी हुकूमत से ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कंगना को बॉम्बे में नहीं घुसने दिया जाएगा। हम ऐसे नेता का घोर विरोध करते हैं और ऐसे नेता की अवहेलना करते हैं और अपने देश के गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे नेता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ऐसे नेता को सलाखों के बीच होना चाहिए। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट की रहने वाली एक खातून के साथ नशीली दवा खिलाकर जिनसी इस्तेहसाल करने का मामला रोशनी में आया। पुलिस ने साबिक मेयर शकुंतला भारती की मुदाखलत के बाद मुकदमा कायम किया। शकुंतला भारती मुतासरा खातून को लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची थी और अफसरान से मुलाकात की। मुतासरा खातून का इल्जाम है कि 2014 में इसके शौहर की मौत हो गई थी। शौहर के एक दोस्त ने नशीली दवा खिलाकर इसके साथ ज़बरदस्ती की और वीडियो बना ली। मुतासरा ने बताया कि इसने पहले खुद को गैर शादीशुदा बताया, जो गलत था। अब वो वीडियो वायरल करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक महिला ने ऐसा तहरीर प्रस्तुत किया था कप्तान साहब के सामने कि कोई व्यक्ति है जो उसके साथ उसने गलत संबंध स्थापित किया और उसको मारपीट किया है उसके साथ और जान से मारने की धमकी देता है। तो उसकी तहरीर के आधार पर थाना दिल्ली गेट में मुकदमा सम्यक धाराएं जो भी उस पर बन सकती थी और धोखाधड़ी का भी उसने आरोप लगाया है। ये सारी धाराएं जो भी तहरीर के आधार पर बन सकती थी उनके तहत मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी महोदय जी ने अति शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश कर दिए और उसकी गिरफ्तारी अति शीघ्र हो जाएगी। वो जो जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं, जो ऐसी बच्चियों के साथ में इस तरीके की हरकतें घनौला कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अंदर। तो क्या लड़की को गुमराह कर रहा था? लड़की को बहुत समय से गुमराह करता रहा वो। अच्छा, लड़के का आना जाना कैसे था घर पे? उसके पति से मैंने बताई थी, स्टार्टिंग में मैंने बोला उसके पति से दोस्ती थी और वो घर पे आता जाता था पहले से ही। उत्तर प्रदेश में अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो लगते रहे, लेकिन अब खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली खुलकर अफसरान की अदम कारकर्दगी के खिलाफ बोल रहे हैं। अलीगढ़ में मेयर मोहम्मद फुरकान ने जहां गुज़िश्ता रोज सिटी कमिश्नर सत्य प्रकाश पटेल और दीगर अफसरान की कारकर्दगी पर बयान दिया था, वहीं आज बीजेपी से शहर मेंबर असेंबली संजीव राजा ने अफसरान की कारकर्दगी पर सवाल निशान लगाते हुए पूरे मामले से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता रोज़ अलीगढ़ के अफसरान और अवामी नुमाइंदगान के साथ जायज़ा मीटिंग की थी, जिसमें शहर से मेंबर असेंबली संजीव राजा ने खुलकर अफसरान की कारकर्दगी पर तनकीद की। आज मीडिया से बात करते हुए संजीव राजा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को खोद दिया गया है। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के नाम पर अलीगढ़ शहर की चाहे जौन सी प्रमुख सड़क हो, बाजार हो या गली मोहल्ला हो, सारी सड़कों की स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसी खुदाई कर दी गई है कि व्यक्ति का पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए हैं।
और जनता भी इससे आक्रोशित है। चालान काटने वाला ही स्वयं बिना हेलमेट के चलेगा तो समाज पर इसका क्या संदेश आ जाएगा, जिसको हमने संज्ञान में लिया और संबंधित अधिकारी से वार्ता करके ऐसे जितने फ़ोटो भी हमारे पास आते हैं, मैं समझता हूँ अब तक लगभग 30 से 35 फ़ोटो हमारे पास आए होंगे, और मैं आभारी हूँ संबंधित अधिकारी का जिसने बिना विलंब किए ऐसे सब फ़ोटो जो पुलिस वाले बिना हेलमेट के चल रहे थे उनके चालान किए हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए किसानों के ताल्लुक से हाल ही में लाए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों ने आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। आज राष्ट्रीय लोकदल के जिला सदर चौधरी भानु प्रताप सिंह की क़यादत में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर RLD के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए काम करे, न कि इनके लिए मसाइल पैदा करे। अगर हुकूमत ने हाल ही में लाए गए ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय लोकदल मुलगीर तहरीक चलाने पर मजबूर होगी। अगर आज शहर में सारी चीज़ें कहीं से पैदा होकर के आती हैं, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो आलू हो, शहर में तो पैदा होता नहीं है, वो सब किसान पैदा करके शहर तक भेजने का काम करता है। चाहे उसको योगी जी खाते हों, चाहे उसे मोदी जी खाते हों, जितने भी अधिकारी हों, चाहे वो राजनेता हों, वो सब ज़मीन से ही उकर के आएगा और ज़मीन में उगाने का काम केवल किसान करता है। उस किसान को खून पीने का काम आज जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उन नीतियों का हम पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल को अगर आवश्यकता पड़ी तो ज़मीन पर उतरकर भी विरोध करेगा। कोरोना वबा के सबब पैदा हुए हालात में स्कूल, कॉलेज और मदारिस का तालीमी निज़ाम तो दरहम बरहम हुआ ही था। अब मदारिस में दाखिले और प्राइवेट फॉर्म दाखिल करने वाले तलबा की तादाद में भी गैर मामूली कमी नज़र आ रही है। मदारिस में तलबा की कम होती तादाद से मदरसा मुंतज़मीन भी परेशान है। यूपी में मदरसा तालीमी निज़ाम को लेकर बोर्ड और मदारिस की अपनी परेशानियां पहले ही कुछ कम न थीं कि कोरोना वबा के सबब पैदा हुए हालात ने बोर्ड और मदारिस के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। एक तरफ तो ऑनलाइन तालीम को लेकर मदारिस का तालीमी निज़ाम पहले ही हालात की मार से दो चार था। ऐसे में मदारिस में दाखिले न होने और प्राइवेट फॉर्म दाखिल करने वालों में बोर्ड इम्तहानात को लेकर रुझान कम होने से मदरसा मुंतज़मीन और ज्यादा फिक्रमंद है। बच्चे मदारिस इस्लामिया से, मदरसा बोर्ड से प्राइवेट फार्म भरते थे, उनको जो है इस साल उनका ऐसा इरादा है कि जो हम कोई तैयारी कर नहीं पा रहे हैं और जो है क्या नाम है उसका फार्म भरने का उन लोगों का इरादा नहीं है, तो इस साल जो है बहुत ज़्यादा तालीम मुतासिर रहेगी। मदारिस इस्लामिया की तलबा बहुत कम फार्म भरेंगे बोर्ड के, तो वो जो है इस तरफ मदारिस की तालीम की तरफ लोगों के रुझानात कम हो रहे हैं। इस बुनियाद पर पिछले साल भी जो है वो फार्म कम भरे थे लोगों ने, मदारिस में तलबा कम हो गए थे। यूपी मदरसा तालीम बोर्ड के साबिक जिम्मेदारान के मुताबिक कोरोना वबा के कहर की वजह से मदरसा तालीम बुरी तरह से मुतासिर हुई है, लेकिन आइंदा इस तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए बोर्ड और मदारिस को लाहे अमल तय करना जरूरी है। जितने भी मदारिस हैं उन तमाम मदरसों के अंदर तालीमी निज़ाम बहुत हद तक इस कोरोना वबा से मुतासिर हुआ है। तलबा जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट के ऑर्डर की बुनियाद पर अपने अपने घरों पर हैं और कोई भी तालिब इल्म मदरसे में मौजूद नहीं है और मदरसे का निज़ाम किसी न किसी हद तक हॉस्टल का मोहताज है और तकरीबन अक्सर मदरसे वो हैं कि जिनके अंदर हॉस्टल से सहूलत मौजूद होती है। ऐसे आलम में जब हॉस्टल ही बंद हैं और तो कोई नहीं आ सकता तो कैसे मुमकिन है कि निज़ाम चल सके। यूपी मदरसा बोर्ड से मुंसलिक मदारिस में तालीमी निज़ाम को लेकर पहले ही काफ़ी मसले रहे हैं। ऐसे में कोरोना वबा से पैदा हुए हालात में मुश्किलात से उबरने की कोशिशों को लेकर बोर्ड और मदारिस की कोई खास तैयारी नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आज रात के 9:09 पर 9 मिनट के लिए लाइट बंद करके लालटेन, मोमबत्ती वगैरह जलाने की लोगों से अपील की थी। तेजस्वी यादव की इस अपील का पटना समेत रियासत के दूसरे हिस्सों में असर देखा गया। बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने ठीक 9:09 पर 9 मिनट के लिए लाइट बुझाई और लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च वगैरह जलाया। तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर आरजेडी कारकुन बड़ी तादाद में जमा हुए और इन्होंने रोशनी बुझाकर नीतीश की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नौजवान युवा निराश है, हताश है, क्योंकि वो बेरोजगार है। उनके
जीवन में, उनके परिवार के जीवन में अंधेरा है। इस अंधकार को मिटाने के लिए हम सब लोगों ने, आप सब लोगों को पता है कि जो संगठनें हैं और कई बेरोजगार लोगों ने इसका आह्वान किया था, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया। उन नौजवानों के संघर्ष के साथ राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अगर युवाओं की किसी प्रदेश में है तो वो बिहार है, सबसे युवा प्रदेश। लेकिन बिहार में हकीकत अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है बिहार। और जो बेरोजगारी का केंद्र बना है, डबल इंजन होने के बावजूद भी मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया, जिसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया। जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, लेकिन नौजवानों ने बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया, सत्ता पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। बिहार असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस की इंतखाबी तशहीर जारी है। तीसरे रोज मधुबनी में वर्चुअल रैली हुई। रियासती सदर मदन मोहन झा, सीनियर कैदीन सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह और प्रेमचंद मिश्रा ने रैली से खिताब किया। कांग्रेस लीडरों ने मौजूदा हुकूमत पर मिथिलांचल के लोगों की तवक्कुआत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। और मैथिली भी होगी, मैथिली भाषा की पढ़ाई क्यों नहीं होगी बिहार के स्कूलों में? मैथिली बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। मैथिली को संविधान के अष्टम अनुसूची में स्थान मिला हुआ है। यह पहला प्रदेश और पहली भाषा मैथिली जो संविधान के अष्टम अनुसूची में स्थान मिलने के बावजूद बिहार की नीतीश और भाजपा सरकार ने उसकी पढ़ाई को बंद करा रखा है। बिहार में चुनाव का वक्त है और ऐसे में बिहार में हथियारों की गैर कानूनी फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। वहीं एसटीएफ ने पटना के खुसरोपुर और खगड़िया में छापा मारा और हथियार बना रहे लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही कई गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। एसटीएफ की टीम और मुफसिल थाना, खगड़िया का मुफसिल थाना है, उसकी टीम ने मिलकर के एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, सक्सेसफुल उद्भेदन किया है, जिसमें से जो है छापामारी की गई। एक टीम बना करके पटना एसटीएफ और मुफसिल थाना की टीम ने संयुक्त छापामारी की, जिसमें 38 अर्धनिर्मित आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। अदालत के हुक्म पर मुजफ्फरपुर में भी एसटीईटी के इम्तिहान चल रहे हैं। हालांकि इम्तिहानी मरकज़ पर पहुंचने के लिए कई तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ख्वातीन को हो रही है। साथ ही इम्तिहान के वक्त को लेकर भी एडमिट कार्ड और सेंटर पर लगी इतलात में फ़र्क देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तलबा में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो पहला ही वाला का रिजल्ट क्लियर कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो बोल रहे थे जो सिलेबस के कारण ही पहला एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, तो इस बार भी तो सिलेबस आउट नहीं किया गया। इस बार के एग्ज़ाम का भी तो वही रिजल्ट हो सकता है, फिर सरकार का मन होगा तो कैंसिल कर देगा। काफ़ी परेशानी हुई आने में, और परीक्षा का सिलेबस भी जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद फिर से परीक्षा को लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। बिहार में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद लगातार बढ़ी। इसके बावजूद दानापुर के दयारा में लोग बिना मास्क के ही गंगा पार कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमरजीत ने। कोरोना महामारी को मात देने के लिए मास्क भी जरूरी है, लेकिन मास्क की क्या व्यवस्था है नाव पर वो देख लीजिए। लोग यहाँ पर नाव पे सवार होते हैं, लेकिन मास्क का कोई जो है व्यवस्था नहीं होता है, खुद मास्क भी नहीं लगा पाते हैं। जबकि जो है कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूरी है, नहीं तो घर में जो भी सामान है, रुमाल है, तौलिया है, उससे मुंह ढकना भी ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होता है और ये लोग मास्क भी नहीं पहनते। देख सकते हैं कि किस तरह से नाव पे लोग बैठे हुए हैं और कोई जो है मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मास्क काहे नहीं पहनती हैं? हम लोग मास्क पहन ले नहीं भैया, अभी घर छूट गया है तब कुछ नहीं मिला है।
मास्क मिला सब का कर जब भगवान ऊपर से मौगत आ जाए तो मास्क पहनला से तो मौगत नहीं घूमे चल जाएगा। मास्क पहनना जरूरी है। हाँ जरूरी है रे। सभी लोग मानते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं और लोग सरकार से आस लगाए हुए हैं कि मास्क सरकार खरीद के दे तब ये लोग पहनेंगे। ऐसे में कोरोना से बचना मुश्किल होगा। यही वजह है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और समस्या भी बढ़ रही है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कोरोना का बुरा असर होटल कारोबार पर भी पड़ा था। हालांकि अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ होटल कारोबार में अच्छी खासी बेहतरी आई। पटना के ज़्यादातर होटल कमरे बुक हैं और इस कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने जायजा लिया। लॉकडाउन खत्म हुआ और लॉकडाउन खत्म होने के बाद चुनावी मौसम जो है वो आ चुकी है और चुनाव को देखते हुए जो है पटना के जो होटल्स हैं वो पूरे तरह से फुल हो गए हैं। कह सकते हैं कि होटल जो कारोबारी हैं उनके जो मंदी जो चल रही थी वो ख़त्म हुए हैं। अब जो है रौनक लौटी है होटल के कारोबार में। तो यहाँ देख सकते हैं अपनी हल्का फुल्का तक नहीं आ रहा कस्टमर। आपके यहाँ कितने कमरे हैं, कितने फुल? अग्नि सर 20 कमरे हैं, अग्नि 10-12 रूम लगा हुआ है सर। चुनाव आते हैं तो कमरे जो है वो लगभग फुल हो जाते हैं। लॉकडाउन में काफ़ी आपने जो है नुकसान झेला है, अब जाकर के रौनक लौटी है। अभी 2-4 दिन के बाद लौटेगा, फिर तो कोई रौनक पैसा नहीं। आज फुल पे किया तो क्या होगा? अभी तो 2-4 दिन के बाद कुछ बढ़ेगा भी यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना जो है उससे भी अभी भी लड़ाई जारी है। तो जो कस्टमर हैं उनकी साफ़ सफाई या कमरे की साफ़ सफाई को लेकर के विशेष तौर पे क्या आप लोग व्यवस्था की है? ऊपर है बंद देखिए है, वहाँ पर रखा हुआ रोड से नेट छिड़का होता है वहाँ। यही सवाल क्या करें। सबसे अच्छी बात है कि जो होटल कारोबार जो है वो पूरे तरह से कह सकते हैं कि बंद पड़ा था लॉकडाउन के कारण, वो अब धीरे धीरे उसमें जो है रौनक लौटने लगी है। जो कारोबारी हैं उनके चेहरे पे खुशी भी है, साथ ही साथ जो कोरोना से लड़ाई की अभी भी जारी है। तो ऐसे में जो है साफ़ सफाई से लेकर के सैनिटाइजेशन से लेकर के दूसरे वो तमाम जो मानक तय किए गए हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, उसका यहाँ पर अनुपालन होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोसी, बागमती और गंगा नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से सैलाब से मुतासिर लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। मुतादिद खानदान अभी भी घरों से बाहर रह रहे हैं। खगड़िया के अटवा डैम पर रह रहे लोगों से उधर गोपालगंज में गंडक से कटाव का कहर लगातार जारी है। कुचायकोट में आंगनवाड़ी दफ्तर बर्बाद होने के बाद अब कटाव की हद में इजाफा होता जा रहा है और कटाव को रोकने के लिए चल रहे काम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। जो भी पके ऐसा पके